नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। भू कानून और मूल निवास उत्तराखंड के ये दो ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिन पर आज खुलकर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश की जनमानस को यह भाव जागरूक होना चाहिए कि हमें क्यों अपनी जमीनें बचानी है, क्यों उत्तराखंड को मूल निवास चाहिए। और आज जो ये पूरा आंदोलन खड़ा किया है, जो लोगों को जागरूक करने का काम किया है, उसमें उत्तराखंड के दो युवाओं की भूमिका है। और वो देवभूमि डायलॉग के मंच पे आज दोनों लोग मौजूद हैं। मोहित डिमरी, जो उत्तराखंड मूल निवास भू संघर्ष समिति के संयोजक हैं, और लुसुन टोडरिया, जो सह संयोजक हैं उत्तराखंड मूल निवास भू संघर्ष समिति के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जो हम लोगों के अस्तित्व के लिए, हमारे सांस्कृतिक महत्व के लिए, हमारे आध्यात्मिक महत्व के लिए, हमारी आजीविका के लिए बहुत ज़रूरी था। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अब जबकि गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि साहब आप इंतज़ार करिए, हम बजट सत्र में एक मजबूत भू कानून इस प्रदेश को देंगे, आप लोग ज़्यादा उसके बाद एग्रेसिव देख रहे हैं। इसके पीछे का कारण? देखिए, सबसे बड़ा कारण हमें ये नज़र आता है कि हम बजट सत्र का इंतजार क्यों करें, सरकार इसमें डिले क्यों कर रही है। सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। सरकार कैबिनेट बैठक बुलाकर अध्यादेश के जरिए 2018 में या उसके बाद जितने भूमि कानूनों में संशोधन हुए हैं उनको रद्द कर सकती है। लेकिन आप देखिए, सरकार इन कानूनों को रद्द करने के बजाय जो यहाँ पर मलिन बस्तियाँ हैं उनको नियमितीकरण की बात लगातार कर रही है। उनको अस्थायी रूप से बसाने के लिए सरकार प्रस्ताव ला रही है कैबिनेट बैठक में। तो सरकार का दोहरा चरित्र हमें नज़र आ रहा है। हम बजट सत्र का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। अब बजट सत्र का इंतजार करते करते कहीं ऐसा ना हो जो हमारे पास जितनी ज़मीनें अभी बची हुई भी हैं वो सब हमारे हाथ से ना निकल जाए, इस बात का हमें खतरा है। इसलिए हम लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि हमने 10 नवंबर को हरिद्वार में भी एक स्वाभिमान महारैली की कॉल दी है, जो बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और इसके बाद हम 26 नवंबर, जिस दिन हमारा संविधान दिवस है, क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, तो संविधान दिवस के दिन हम शहीद स्मारक देहरादून में संघर्ष समिति की टीम यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि सरकार आज से नहीं कह रही कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे। सरकार पिछले 2-3 सालों से लगातार इस बात को लेकर जनता के बीच बात रख रही है कि हम इस प्रदेश में मजबूत भू कानून लाने जा रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि खबरें हैं सिर्फ अखबारों में। ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के जरिए जनता के बीच भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ओके, लुसुन, ये बताइए, अगर पब्लिकली आके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि साहब एक तो मजबूत भू कानून लाएंगे, दूसरा जो हमारे भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है उसकी हम जांच करेंगे, और अगर उन प्रावधानों का उल्लंघन करके लोगों ने ज़मीन खरीदी उसे हम सरकार में निहित करेंगे, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? मेरा कहना ये है। देखिए, ट्रस्ट इसलिए नहीं होता कि जैसे कि मोहित भाई ने भी कहा कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बयानबाजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर जब उसको धरातल पे लागू करने की बात हो रही है और जब उसको विधानसभा में लाने की बात हो रही है, तब वो भू कानून का जिक्र तक नहीं करते विधानसभा के अंदर। अभी गैरसैंण में सत्र हुआ, गैरसैंण के सत्र से पहले हमने लेटर सबको भेजे, मुख्यमंत्री को भेजे, मंत्रियों को भेजे, विपक्ष को भेजे, सबको हमने लेटर भेजे कि विधानसभा के अंदर आप भू कानून मूल निवास पर चर्चा कीजिए, प्रस्ताव लाइए। पर होता क्या है कि विधानसभा के अंदर एक भी बार भू कानून की बात ही नहीं हुई। एक वर्ड नहीं है विधानसभा की उसमें कि भू कानून की बात हुई हो। तो विधानसभा के अंदर भू कानून की बात नहीं हुई। सैलरी बढ़ाने की तो बात हुई, सैलरी बढ़ी, विधायकों की सैलरी बढ़ी, मुख्यमंत्री सबकी सैलरी बढ़ी। तो इससे जो ये होता है कि विश्वास खत्म हो जाता है। जब 2022 में भी जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय उससे पहले भू कानून का आंदोलन चल रहा था, सोशल मीडिया में भी चल रहा था, धरातल में भी लगातार विधानसभा घेराव, सचिवालय घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव हो रहा था। तो उस पर थोड़ा प्रेशर में आके मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी बोल दिया कि जब सुभाष कुमार के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, तो कमेटी तो तब बनी, पर 2022 के मैनिफेस्टो में बकायदा बोला गया कि मजबूत भू कानून लाएंगे। पर कमेटी बनी, उसके बाद चुनाव हुआ, कमेटी की कोई रिपोर्ट जनता के सामने आई नहीं, जबकि हमने बोला था कि जनता के सामने तो लाइए कि क्या वो भू कानून। आप चाहते हैं वो कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, तभी तो जब जनता के लिए कानून है, ये कानून तो जनता के लिए है, तो जनता के सामने तो होना चाहिए, उनको भी तो पता लगे कि एक उत्तराखंड के स्टेट का भू कानून कैसा होगा
और कितना अलग होगा और कितना हमारी ज़मीनों की ये रक्षा करेगा, कितने हमारी जल जंगल ज़मीनों के जो हमारे अधिकार हैं ये हमें देगा। तो उसके बाद ऐसा भी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। उसके बाद आप लगातार क्या कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं। जब भी कोई रैली होती है उससे 2-3 दिन पहले सरकार का कोई बयान आ जाता है भू कानून पे, ताकि उससे क्या होता है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है कि रैली में लोग कम आए। तो आपके अंदर से वो जो हम चाहते हैं कि एक आप जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं और आप जनता के लिए कानून, आप देख रहे हैं कि सड़कों पे जनता आ रही है, आप ध्यान भटकाने के लिए ओके, आप कह रहे हैं कि भाई ऑर्डिनेंस आपके पास पावर होती है, आप विधानसभा ऑर्डिनेंस का उपयोग बिल्कुल, करिए और बिल्कुल। उसके बाद 6 महीने के भीतर उसका आप कानून ले आइए। विधानसभा के अंदर जो चर्चा होती है तो विधानसभा के अंदर तो लागू होता ही है, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लागू नहीं होगा ना वो कानून। ओके, एक और बात मोहित, मैंने देखा कि आपने जब गैरसैंण में आपकी रैली हो रही थी, आपने राजनीतिक दलों से परहेज किया। जी। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या? बिकॉज माना तो ये जाता है कि जितने ज़्यादा लोग किसी आंदोलन से जुड़ेंगे वो आंदोलन उतना मजबूत होगा। जी। आपने ये रास्ता क्यों आज अपनाया? देखिए, इसमें जो मुख्य वजह है, अभी जो मूवमेंट चल रहा है, जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के नीचे इस आंदोलन को नहीं चाहती है। आप देखिए, इस राज्य में राष्ट्रीय दल भी हैं और 60 के करीब क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, और अगर सभी लोग अपने झंडों के साथ, अपने बैनर के साथ इन आंदोलनों में शामिल होते हैं तो इससे जनता के बीच एक सही संदेश नहीं जाएगा। जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि इस मुद्दे का पॉलिटिसाइज हो। जनता चाहती है सामाजिक मुद्दा है, इसमें सबकी भागीदारी हो, पॉलिटिकल पार्टियां आए, सामाजिक संगठन आए, आम पब्लिक आए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे और बैनर बिल्कुल भी जनता नहीं चाहती। उनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने झंडे के साथ नहीं आएगी तो उनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टी की कश्मकश ये है कि अगर हमारे झंडे ना हो तो हमें कोई पहचानेगा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखिए पॉलिटिकल पार्टियां कितनी हैं इस राज्य में। 56 बताया जाता है कि क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर सभी झंडे डंडे लेकर पहुंच जाएंगे तो इसका जनता की मन में क्या स्थिति पैदा होगी, आप भी समझ सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई मूवमेंट करती है तो अपना मूवमेंट चलाए, हमने इसमें कहीं भी, वो तो उनका अपना अधिकार है। लेकिन जब ये सामाजिक आंदोलन है और जनता ने ही हमसे कहा है, हमने तमाम संगठनों से जब मीटिंग की, जब बैठकें हुई, उन्होंने ये कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे नहीं आएंगे तभी हम आंदोलन में शामिल होंगे। ये जनता का निर्णय है। इस मामले में आप यूनानिमस हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है लेकिन उनके झंडे को आप अलाउ नहीं करेंगे? पॉलिटिकल पार्टियों के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी रैलियों में आ सकते हैं, लेकिन झंडे और बैनर आने वाले समय में इस पर संघर्ष समिति प्रतिबंध जो लगाया हुआ है वो आगे भी रहेगा। आप देखिए, ऋषिकेश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे डंडे नहीं थे तो हजारों की संख्या में लोग आए। गैरसैंण में एक पार्टी द्वारा वहाँ पर झंडे डंडे लाए गए तो जनता ने इसका विरोध किया, उनको बाहर वहाँ से निकाला। आप उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लुसन, यूकेडी का ये कहना है कि जो भू कानून और मूल निवास है वो हमारे कोर इश्यूज रहे हैं। मतलब हम शुरू से ही संघर्ष के दौरान से, जब उत्तराखंड अलग राज्य बनाने का संघर्ष चला था, तब से इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन अब हमें दरकिनार किया जा रहा है और हमारे कोर इशू को आप लोगों ने अपने मतलब झपट लिया। देखिए, हम भी सब मानते हैं कि जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड क्रांति दल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ साथ विभिन्न संगठन थे, कर्मचारी संगठन थे, महिला संगठन थे, छात्र संगठन थे, सब ने मिलकर आंदोलन किया और उसके बाद उत्तराखंड राज्य की भी प्राप्ति हुई। हम खुद यूकेडी में थे, पर जब हमने देखा कि उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड के मुद्दों पर, भू कानून, मूल निवास पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया जा रहा है और आंदोलन जो कार्य शक्तियाँ हैं उनका भी समर्थन नहीं किया जा रहा है, तब जाके संघर्ष समिति बनाने की हमें ज़रूरत आन पड़ी। क्योंकि आंदोलन चल रहा था 2018 से 2022 तक। आप उत्तराखंड में के उत्तराखंड क्रांति दल के आप फेसबुक पेज से लेके उनके जो शीर्ष पदाधिकारी थे उन्होंने कहीं भी भू कानून की बात नहीं करी। वो तो जब भू कानून हम युवाओं ने मिल के उठाया तब जाके वो मजबूर हुए भू कानून मूल निवास के मुद्दे पे। तो वो कहना कि ये मुद्दा हम उठा रहे थे, तो 2010 और 2012 के बाद आपने मूल निवास भू कानून के मुद्दों पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई? बट आपको लगता है कि जैसे वो एक अलग रैली बुला रहे हैं, आप एक अलग रैली बुला रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है कि अगर एक ही मुद्दे पे अलग अलग संगठन बढ़ गए हों तो गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छा लगता है कि साहब इनकी, इसका मतलब इनकी एकजुट शक्ति कम हो रही है। तो मोहित, ये आपके लिए चिंता का विषय है या आपको लगता है कि जो आपका सामाजिक आंदोलन है वो एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सामान्य जनमानस आपके साथ खड़ा है? देखिए, बिल्कुल आप
इस बात को भी महसूस करेंगे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब लगातार हमें फ़ोन आने लगे कि आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे संघर्ष समिति को आना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, मतलब यूकेडी आपको अप्रोच कर रही है कि आप भी हमारे साथ इस आंदोलन में यूकेडी शामिल होइए। के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं कि आप आइए और संघर्ष समिति के सहयोग से हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमने स्पष्ट कहा है, हमने ये कहा है, ये जनता का आंदोलन है। पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले हम इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं, इनका हल विधानसभा में होना है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी, अभी विधानसभा में जो ताकत दी है, जो मैंडेट दिया है, तो भाजपा को जनता ने दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा सरकार पे दबाव बनाना और इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर चर्चा करवाना और कानूनों में बदलना, ये हमारी अभी तक की स्ट्रेटजी है। अब हम ये कहेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागो, उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागो, आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति हो जाएगी। और हमें ये लगता है कि जो अदृश्य ताकतें हैं वो इस मूवमेंट को ख़त्म करने की उन्होंने साजिशें कर ली हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को आगे कर कर। इसलिए हमने अपने क्लियर स्टैंड रखा है पब्लिक के सामने। हम संघर्ष समिति और पब्लिक जितने इस मूवमेंट में शामिल लोग हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले इस मूवमेंट को आगे बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। वो आ सकते हैं, बट उनके साथ आपने राइडर लगा दिया, आप अपने झंडे लेके नहीं आएंगे। बिल्कुल झंडे लेकर नहीं आएंगे। उनके कार्यकर्ता, राष्ट्रीय दलों के कार्यकर्ता, क्षेत्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं हमारे कार्यक्रमों में, और उनका ही कहना है कि पार्टियों के झंडे डंडे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ये सामाजिक मुद्दा है, लेकिन इसका हल राजनीतिक है, इसको हम मानते हैं। ओके, लुसन, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो सपोर्ट करती है इस कॉज को, लेकिन जैसा कि मोहित ने कहा कि भाई आपने कितनी बार विधानसभा में आप कार्य स्थगन प्रस्ताव दे सकते थे कि साहब कोई भी कार्य नहीं होगा, आज केवल और केवल इन 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जिसको जनता चाहती है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और कौन रोक रहा है साहब, आप एक दिन बढ़ाइए अपनी विधानसभा को, कौन सा हमारे यहाँ डिस्कशंस हो रहे, तो आप एक पूरा दिन इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। जब आप एचडीसी पे डिस्कशन कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पूरा एक दिन डिस्कशन कर सकते हैं, तो इतने जो प्राइमरी इश्यूज हैं इस राज्य के, उसको आपको कौन रोक रहा है? तो आपको लगता है कि भाजपा के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसने भी बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया? नहीं तो आपने जैसा कि आपने कहा, कितनी बार आपने विधानसभा में डिस्कशन किया इसको लेकर, कितनी बार आपने नोटिस दिया स्पीकर को कि साहब हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस भी भाजपा से कम जिम्मेदार नहीं है इस मुद्दे को दबाने के लिए, क्योंकि जब बात आती है, देखिए हमारे साथ आंदोलन में तो खड़े हो जाएंगे, पर जब बात विधानसभा के अंदर आती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस का एक भी विधायक है नहीं, कांग्रेस के तो अच्छी खासी संख्या में विधायक विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। तो कांग्रेस के में विधानसभा के अंदर भूकानून मूल निवास पे मैंने जैसे कि कहा कि हमने लेटर दिया था, विपक्ष को भी दिया था कि आप तो उठाओ अगर सरकार नहीं उठा रही। कांग्रेस के भी किसी विधायक ने भूकानून मूल निवास पर कोई डिस्कशन नहीं किया विधानसभा के अंदर। तो इस बात से हमें भी निराशा है, उत्तराखंड की जनता भी देख रही है कि कांग्रेस का भी स्टैंड क्लियर नहीं रहा। भूकानून पे तो चलो एक बार को बयान दे देते हैं, मूल निवास पे तो वो फिर भी कोई कट ऑफ डेट पे स्टैंड नहीं अपना क्लियर कर पाते। कांग्रेस की सरकार की मूल निवास की कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए, या मूल निवासी कौन है, उत्तराखंड का स्थायी निवासी कौन है। तो इस मामले में कांग्रेस का भी एक जो आपका रोल है वो बड़ा संशय में दिखता है, क्योंकि सड़कों में अगर हमारे साथ आप खड़े हो जाओ, आप उस दिन भाषणबाजी करके चले जाओ, और उसके बाद जब विधानसभा में बात करने के आई, जब बिकॉज वो रियल प्लेटफॉर्म है जहां जो मायने रखता है, क्यों वहां आप अगर भूकानून मूल निवास पे वहीं तो सब कुछ होगा। भाई अगर सैलरी बढ़ाने को लेकर आप एकजुट एकमुट हो सकते हैं, गैर एंड में सत्र कैंसिल करने के लिए आप एकजुट हो सकते हैं, तो आप भूकानून मूल निवास पे डिस्कशन करने के लिए ठंड लगने के कारण आप देहरादून में अपना सत्र करवा सकते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं किया? बिल्कुल। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपने कहा कि सरकार अध्यादेश का रास्ता अख्तियार करे, लेकिन मोहित, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इन्वेस्टर समिट बुला रहे हैं, ये आप भी जानते हैं कि कोई भी राज्य आज के दिन में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया देश में अलग अलग राज्यों के बीच कि कौन अपने राज्य में ज़्यादा निवेश ले जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि अगर आज हमारे पास निवेश नहीं आया होता, चाहे वो 35,000 करोड़ का है, 40,000 करोड़ का है, तो इतने बड़े सटकुल की स्थापना नहीं होती। अब ऐसा हो सकता है, मतलब एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रहा हूँ कि हो सकता है कि राज्य सरकार इस पशोपेश में है कि अगर वो आपाधापी में अध्यादेश लेके आती है तो उसके सामने 2 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहली कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैं
वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरा, अगर जल्दबाजी में कोई भी इस तरह का मसौदा लेके आती है वो, और कल के दिन जाके वो हाई कोर्ट में स्ट्रक हो जाता है, दूसरे कोर्ट में स्ट्रक हो जाता है, तब क्या होगा? तो इस रास्ते को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें हमारा ये मानना है 2018 के बाद उत्तराखंड में कहा गया कि 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और इसके MOU साइन हो गए, यानी सहमति पत्र बन गए हैं। हम ये सरकार से पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो निवेश। आप इस पर श्वेत पत्र जारी करिए कि इससे कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित हुई है, स्वास्थ्य या एजुकेशन के क्षेत्र में या टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। सरकार श्वेत पत्र जारी करे। और 2018 के बाद जब धामी सरकार बनती है, बताया जाता है 3.5 लाख करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सहमति पत्र साइन हुए। कहाँ है वो निवेश? हम ये पूछना चाहते हैं। ये एक तरह से जो खेल चल रहा है, ये सिर्फ ज़मीनों को लूटने का खेल है। निवेश के नाम पर भूमाफिया हमारे राज्यों की ज़मीनों को खरीद रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा सवाल है कि हम निवेश के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश आएगा, यहाँ रोज़गार के अवसर होंगे, तमाम तरह की समृद्धि हमारे राज्य में होगी। लेकिन हम किस तरह का निवेश चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा निवेश हो जिससे हमारे जो काश्तकार हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, वो भूमिहीन ना हो जाए। निवेश हो, निवेश में जो ज़मीन का मालिक है वो भागीदार रहे, उसमें भी उसकी भागीदारी हो, जो उस पर उद्योग लगे या जिस तरह की भी इंडस्ट्री वहाँ पे लगती है उसमें उसको भी लाभांश मिले। इस तरह के हम निवेश की डिमांड सरकार से कर रहे हैं। और हमने अपने जो आने वाले जो समय में जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें भी हमने इस बिंदु को रखा है। आपने कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें हमने इस बिंदु को रखा है। उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु हमने रखे हैं। एक तो हमने ये कहा है सरकार से, जो लोग 30 साल से उत्तराखंड की ज़मीन पे रह रहे हैं उन्हीं को सिर्फ 200 वर्ग मीटर सिर्फ आवास के लिए ज़मीन सरकार दे। बट अभी तो शायद 13 सितंबर 2003 का मुझे लगता है कट ऑफ डेट है। जी। लेकिन हमारा 30 साल की डिमांड। 30 साल मतलब राज्य बनने से 30 साल पहले आप ये कहना चाहते हैं? अभी आज से 30 साल पहले। अभी से 30 साल पहले। ये हमारी एक डिमांड है। दूसरी डिमांड यही है कि जमीन उद्योग मतलब के नाम पे, आप कह रहे हैं 1996 के आसपास। जी। अब दूसरी डिमांड हमारी ये है कि लीज पे ही ज़मीन दी जाए। इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पे हो, बिल्कुल भी काश्तकार की ज़मीनें खरीदी या बेची ना जाए। लीज पे ले सकते हैं, जिसको यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी कारोबारी आता है उसका हम विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये 2 मुख्य बिंदु हमने अपने इस ड्राफ्ट में रखे। आप सरकार से भी हम इनको लेकर चर्चा चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि आप इस पर आगे बढ़े। आपने अप्रोच किया कि साहब हम इन बिंदुओं के साथ आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं? देखिए, अभी सरकार का चरित्र देखिए आप। हम लोग लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक एक बार भी हमारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को मीटिंग के लिए या बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। आप चाहते हैं बातचीत करना? हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे, जो हमारे ये मुख्य बिंदु हैं सरकार इस पर काम करे। और जो सरकार भू कानून या मूल निवास को लेकर सरकार आने वाले समय में जिस तरह के भी कानून लाने चाहते हैं इस राज्य में, उसकी जन समीक्षा होनी चाहिए। जनता चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है जी। आप उसको अप्रोच करके अपने पॉइंट्स रख सकते हैं कि साहब हमें ऐसा भू कानून चाहिए, ये हमारे ये सजेशंस हैं। देखिए, आप इनको इनकॉर्पोरेट देखिए, हमने लगातार मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे हैं, मुख्य सचिव को हमने ज्ञापन दिए हैं, वो सारे बिंदु हमने रखे हैं उसमें। लेकिन बातचीत अगर एक बार सरकार की तरफ से बातचीत होती है, हमारी टीम जो हमारे कानूनी जानकार हैं उनके साथ इन मुद्दों पे डिस्कशन होता है, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रास्ता खुलेगा। लेकिन अभी तक स्थिति है, सरकार न हमसे बात कर रही है, न जनता के बीच इन कानूनों को सार्वजनिक कर रही है कि किस तरह के कानून हमें देने जा रही है। हो सकता है जिस तरह के लूप होल पहले रखे गए कानून में, आगे भी लूप होल होने की संभावना हो सकती है। ओके, लिसन, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कठोर कानून बना देना तो चलो ठीक है, विधानसभा से वो पारित हो सकता है, बट उस कानून के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करना, भाई आपने कहा 250 वर्ग मीटर, आप भी जानते हैं कि उसका कितना मिसयूज हुआ है। अब खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब 2 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड जो है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी जा चुकी है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के रूप में। तो आपके पास फिर बची कितनी, क्योंकि 65% तो आपका फॉरेस्ट लैंड है ना, आपके पास लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड था 12-13% का, उसमें से भी आपका एक बड़ा भाग चला गया है। तो आपके पास अब नियर अबाउट 5 लाख हेक्टेयर बचा है, उसमें भी आपकी पड़ती भूमि है, यानी जो खनन वनन इन सब कामों के लिए इस्तेमाल होती है। फिर बंजर भूमि है एक बड़ा पार्ट, और तो आपके पास तो सिंचित भूमि बहुत कम है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि आप आने वाले समय में क्या अपनी फूड सिक्योरिटी इंपोर्ट करेंगे क्या?
जब आप उगाएंगे ही नहीं, आपके पास खेती नहीं होंगे, सिंचित जमीन ही नहीं होगी, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको लगता है कि ये हाई टाइम है साहब, ये तो सबको सोचना पड़ेगा, ये केवल संघर्ष समिति का ही काम नहीं है, ये तो हर उत्तराखंडी की अपनी एक चिंता हो जानी चाहिए। देखिए, इसलिए हम इसी अर्जेंसी के साथ ही तभी हम आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हाई टाइम है। इसी अगर इस समय नहीं हुआ, चाहे सरकार को के साथ, जनता के साथ मिलके हम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी कृषि जो जमीन है उसको बचाए रखिए। लगातार गाँव में पहला स्टेप तो वही है कि हम नहीं बेचेंगे। हाँ, नहीं बेचेंगे, ये हमारा संकल्प। जो जन जागरूकता हो ही रही है इस आंदोलन से, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जन जागरूकता हो रही है। पंचायती लेवल पे फैसले लिए जा रहे हैं कि ग्राम प्रधानों के साथ मिलके बैठकें हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी जो भी हमारी ज़मीन है वो नहीं बेचेंगे जो गैर मूल निवासी है। तो लगातार फैसले आ रहे हैं। और रही टिहरी जिले में तो बहुत जगह से आ गए हैं। और रही बात सरकार की, तो आपने जैसे कहा कि इम्प्लीमेंट करना, इच्छा शक्ति की बात होती है कि एक इच्छा शक्ति अगर सरकार एक या तो फॉर्मेलिटी के लिए ला रही हो कि अरे यार ये आंदोलन करें, कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ कानून बना दो, तो उसके लूप होल्स होंगे। उस लूप होल्स का फायदा आज तक लोग उठा रहे हैं जो बाहर से आके भारी माफिया आते हैं। तो अगर इच्छा शक्ति सरकार की है कि नहीं, मुझे इस प्रदेश में अच्छा भूमि कानून चाहिए जो यहाँ के लोगों को भूमिहीन नहीं होने देगा, जो यहाँ के काश्तकारों की कृषि आधारित जो जमीन है वो बचाएगा, जो यहाँ के जल जंगल जमीनों को बचाएगा, जो यहाँ की सांस्कृतिक अवधारणा को बचाएगा, हमारी आध्यात्मिक अवधारणा को बचाएगा, ये ऐसा भूमि कानून होना चाहिए। तो उसी इच्छा शक्ति के दम पे ही वो लूप होल नहीं। आप एग्री कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज होने जा रहा है? देखिए, मैं इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ। सरकार, अब जैसे मान लीजिए अभी है ना, अभी जो लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं उनका सिर्फ माइंडसेट है कि हमें रेवेन्यू मिल रहा है। कौन क्या कर रहा है, किसके नाम कर रहा है, वो तीन वर्गों में बांटा है। तो ये वर्ग ग में ये जो बाहर के लोग लेते हैं 250 वर्ग मीटर के आसपास, वो दर्ज होती है। तो वहाँ तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो अब सरकार कह रही है कि साहब वो ऑटोमेटिकली निहित हो जाएगी। तो कल के दिन मान लो कोर्ट में जाके किसी ने कह दिया भाई आपका सिस्टम क्या कर रहा था, भाई इसके लिए तो आपका सिस्टम जिम्मेदार है। अगर आप अपने कानून को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उन प्रावधानों की रक्षा नहीं कर पाए, तो इसके लिए तो कहीं आप भी जिम्मेदार है। भट्ट जी, एक बात कहना चाहूँगा, 1964 से यहाँ पर भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है हमारे उत्तराखंड में। और भूमि बंदोबस्त होता तो हमें ये पता होता कि हमारे पास अब कितनी कृषि भूमि है, कितनी बंजर भूमि है, कितनी हमारे पास वन भूमि है। इसका हमारे पास एग्जैक्ट कोई फिगर अभी तक नहीं है हमारे सामने। हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एक बार भूमि बंदोबस्त करिए। अभी आप कह रहे हैं कि 4 से 5% हमारे पास कृषि भूमि बची हुई इस राज्य में। हो सकता है कि ये आंकड़े स्पष्ट न हो और ज़्यादा खराब स्थिति हो। तो हम ये कह रहे हैं सरकार से कि उत्तराखंड में कम से कम 30% ज़मीन पर कृषि भूमि होनी चाहिए। आप कृषि भूमि का और दायरा बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो जंगल है वहाँ उनको हम खेती के रूप में उनको और अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। हमारे जो काश्तकार हैं जो भूमिहीन होते जा रहे हैं उनको, हमारे देश में तो आपको पता है फॉरेस्ट एक्ट है जी, और वो एक बहुत टफ एक्ट है जी। तो हम उस ज़मीन को तो कैसे खेती के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हम बंजर भूमि को ज़रूर, अगर हमारी इच्छा शक्ति हो तो हम बंजर भूमि को, आजकल अलग तरह की क्रॉप्स होती है, वहाँ पर हम काम लेकिन सरकार कोशिश कर सकती है। बिल्कुल कोशिशें हो सकती है। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव जा सकते हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं, हमारे लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं, हमारे लिए ऐसा प्रावधान कीजिए ताकि हम कृषि भूमि का दायरा और बढ़ा सकें। सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। तो आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट आप लोगों को प्रपोज करती है कि आइए बातचीत कर लेते हैं जी, और बातचीत करके मिलजुल के एक मजबूत कानून बनाते हैं, तो आप इस पे एग्री हैं? बिल्कुल, आपका जो संघर्ष समिति है इस पे एग्री है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कृषि भूमि का दायरा बढ़ना चाहिए हमारे, इस पे हम लोग एग्री हैं। और अगर सरकार आपको अप्रोच नहीं करती तो आपने जो आगे का कार्यक्रम रखा है उसमें हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल है आपकी, या आप लोगों को जाके और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से कैंपेन करेंगे, तो वो तब चलेगा। अगर सरकार अप्रोच करती है तो फिर ये आगे के प्रोग्राम आपके विधिवत रहेंगे या फिर आप रिकंसिडर करेंगे? लगातार हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक जन भावनाओं के अनुरूप कानून नहीं बन जाते हैं, मूल निवास के भू कानून के। बट उसके लिए तो लुसुन, आपने कोई ड्राफ्ट बनाया कि साहब जनता की ओर से कोई ऐसा ड्राफ्ट सरकार को भेजा जाए कि साहब ये जनता का ड्राफ्ट है, आप इसको कंसिडर करिए।
बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर हमारा जो जनता का ड्राफ्ट है, हम तमाम तरह से लोगों के साथ मिल रहे हैं। आप पब्लिक करेंगे? उसको हम पब्लिक करेंगे और जनता के सामने राज्य स्थापना दिवस के समय में जनता के सामने लाएंगे और पब्लिक करेंगे कि ये जनता का ड्राफ्ट है। जनता ये चाहती है कि ऐसा भूमि कानून इस राज्य में होना चाहिए, एक उत्तराखंड का अलग भूमि कानून, ना तो किसी का कॉपी, ना तो किसी और राज्य का। हाँ, ये है कि हर जो भी हमारे राज्य हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि आर्टिकल 371 में A2 से लेकर J तक विशेष प्रावधान मिले हैं स्टेट्स को, तो अभी भी हर जगह तो गवर्नमेंट अपने पास पावर रखती है। तो ऐसे ही है कि तो जो हमारी जल जंगल जमीन को बचाएगी, जो हमारी रक्षा कर सकती है हर तरीके से, तो वो जनता का ड्राफ्ट होगा। और जनता का ड्राफ्ट हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर को जनता के सामने लाएंगे और सरकार के सामने भी पेश करेंगे कि ये जनता का ड्राफ्ट है और आपका ड्राफ्ट कहाँ है। आप लोग भी गाँव में विजिट करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें उस मेंटालिटी पे भी जाना होगा कि आखिरकार लोग अपनी ज़मीनों को बेचने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं? जी। बिकॉज क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर वो अपनी मेहनत से कुछ खड़ा भी कर रहे हैं, जंगली जानवर उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि फिर हम किस लिए खेती कर रहे हैं, या तो बंजर छोड़ दो या बेच दो। आपको लगता है कि लार्जेस्ट सॉल्यूशन इस बात का है ज़मीन बचानी भी है और ज़मीन को आजीविका के लिए इस्तेमाल भी करना है। हमें लोगों की आजीविका के लिए ज़मीन का इस्तेमाल भी करना है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ज़मीनें कहाँ बिक रही हैं। ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पर बाहर से आने वाले लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। वो वही लोकेशन है जहाँ से उनका मुनाफा है। हमारे गांव में, दूरस्थ इलाके में कोई ज़मीन खरीदने नहीं आ रहा है। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामनगर, नैनीताल क्षेत्र में आप देखिए, जहाँ जहाँ भी टूरिज्म हब है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस बात को भी हमें समझना होगा कि ज़मीनें खरीदने के लिए लोग कहाँ कहाँ अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि जो ज़मीन हमारी है, जो काश्तकारी कर रहा है, सरकार उसको उससे रोज़गार से जोड़ सकती है। हमारा जो बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट है, कोई रिजॉर्ट बना रहा है, होटल बना रहा है, तो सरकार उसको ऐसा मोटिवेट करे, उस व्यक्ति को, गांव के ही किसान को, भाई आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर सकते हैं, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आपको हर तरह की हम सुविधा देंगे, आपको हम ऋण देंगे, बैंक से लोन देंगे आपको, आप यहाँ पे करिए। मतलब उसका मालिकाना हक होना चाहिए। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बाहर से लोगों की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ के लोगों के हाथों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। अब लुसुन, आजकल सबसे बड़ी चिंता का विषय बना कि साहब हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रही, जनसांख्यिकी असंतुलन बहुत हो रहा है। मैं हमेशा पूछता हूँ, उनको ये इकोनॉमिक स्पेस दिया किसने? हमने दिया ना, हम सब लोगों ने दिया। अगर उस इकोनॉमिक स्पेस पे हम सारे लोग काम कर रहे होते, चाहे वो प्लम्बर का हो, चाहे वो कारपेंट्री का हो, चाहे वो घर बनाने का हो, कोई भी काम हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने उन्हें वो इकोनॉमिक स्पेस दे दिया, इसलिए वो हमारे इकोनॉमिक स्पेस पे आके काम कर रहे हैं। और अब हम कह रहे हैं कि साहब हमारा जनसांख्यिकी असंतुलन हो गया। बट आप पॉलिटिकली तो माहौल बना ले रहे हैं, लेकिन उसका रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन तो ये है ना कि हमारे लोग जो हैं इन क्षेत्रों में भी आगे आएँ, इस हुनर को भी सीखें, इस स्किल को भी सीखें और अपनी आजीविका चलाएं। देखिए, एक राज्य आंदोलन के दौरान जो हुआ था कि एक उत्तराखंड की जनता जागरूक हुई थी, हुआ था कि राज्य जब बना था उसके बाद से थोड़ा जागरूकता में कमी आई, पर अब दोबारा से पुनः जो जागरूकता है वो आ रही है और उत्तराखंड के लोग समझ रहे हैं कि ये व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे हम कब तक भागेंगे? नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। अभी भी अब लोग स्वरोजगार भी कर रहे हैं अच्छे खासे लेवल पे। आप देखिए, टूरिज्म का है तो आपको ट्रैकिंग कंपनीज उत्तराखंड की मिलेंगी। पहले ऐसा होता था, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड में मैंने भी बहुत ट्रैकिंग करी है, शौक रहा है पहाड़ों में घूमने का, खुद भी ट्रैकिंग कंपनियाँ चलाई हैं। तो मैंने खुद देखा कि पहले क्या होता था कि बेंगलोर से कोई कंपनी चला रहा होता था, यहाँ के हिमालय में ट्रैकिंग करवा रहा होता था, पर लोगों ने, अब उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने खुद अपनी ट्रैकिंग कंपनी स्टार्ट करी हैं, टूरिज्म में आए, सेक्टर में आए हैं। मतलब आप कह रहे हैं माइंडसेट चेंज हुआ है, ऊपर से छोटे से लेके बड़े काम तक माइंडसेट। मैं ये पॉइंट इसलिए भी ला रहा हूँ लुसुन और मोहित, बिकॉज आप लोग लोगों से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, तो उनको हमें इसके लिए भी तैयार होना होगा। देखो, हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अधूरी हो जाएगी जब तक आप अपनी ज़मीनों से प्यार नहीं करेंगे। आप अपनी आजीविका के लिए, आप 15,000 के रुपये के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, होटल्स में नौकरी कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। आप अपने घर की ज़मीन को बंजर छोड़ रहे हैं और चंद पैसों के लिए आप बाहर काम कर रहे हैं। इस माइंडसेट को हम कैसे बदलें? मतलब ये एक लार्जर चैलेंज जो मुझे लगता है एज ए यूथ ऑफ उत्तराखंड, और आप लोगों को भी लगता होगा, ये हमारा असली चैलेंज है। मोहित, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? हाँ, देखिए, वास्तव में जो हमारे अधिकतर युवा हैं
होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं बिल्कुल। और उत्तराखंड से बाहर हैं सब लोग, तो आर्मी, विदेशों में। होटल इंडस्ट्री और ड्राइविंग फील्ड, ये 2-3 ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर हमारे लोगों के रोज़गार के अवसर हैं। लेकिन हमारे युवाओं को इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया अभी तक, उनकी सोच को नहीं बदला गया कि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। एग्जैक्टली, स्वरोजगार है, उद्यमिता है, बहुत सारे हाँ, बहुत सारे अवसर हैं। हम टूरिज्म के क्षेत्र में, हम बागवानी कृषि के क्षेत्र में और भी अन्य फील्ड, उसमें हम काम कर सकते हैं। उनको एक तरह से जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी युवा आगे बढ़ेगा। उनकी सोच हमें विकसित करनी होगी। होता क्या, गांव से एक यूथ अगर होटल इंडस्ट्री में निकलता है तो उसके पीछे पीछे सारे गांव के यूथ निकल जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी जॉब सिक्योर है, होटल में कहीं 10, 15, 20 हज़ार मिल रहा है तो चलो हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, किस तरह से हम अपने युवाओं को गाँव में ही रोकें, जिससे पलायन भी रुके, हमारे गाँव में ही उनको अवसर मिले, उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये सरकार को सोचना है। दूसरा जो आप सवाल करते हैं डेमोग्राफी चेंज का, आप देखिए कि डेमोग्राफी चेंज कौन करवा रहा है। डेमोग्राफी चेंज यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियाँ करवा रही हैं, जो मलिन बस्तियों के पक्ष में खड़ी हैं। 382 मलिन बस्तियों के बचाने के लिए सरकार आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। यहाँ सरकार के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और जिस तरह के हालात उत्तराखंड में हो रहे हैं, तराई क्षेत्रों में लगातार बाहर से आने वाले लोगों की आबादी बढ़ रही है, स्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मुंबई, धारावी और दिल्ली में, कोलकाता में तो फिर 33% स्लम्स है उनका। एक समय बाद इस पर्वतीय राज्य की अस्मिता खत्म हो जाएगी, इसकी सांस्कृतिक पहचान, इसकी अवधारणा खत्म हो जाएगी। अभी आप देखिए कि एक समय हमारे पास 40 विधानसभा सीटें थी, बिल्कुल कम होती जा रही है। 6 कम होगी तो तराई में समा गई, अब हम 34 पे आ गए हैं। आने वाले परिसीमन में हमारे पहाड़ में बताया जा रहा है कि 20 से 22 विधानसभा सीटें रह जाएंगी। और असंतुलन देखिए आप, हमारे पास 42,000 वर्ग किलोमीटर की जो ज़मीन है, वहाँ पर एक समय बाद 20-22 विधायक रह जाएंगे और 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 50 पर विधायक हो जाएंगे। और जो विधायक होंगे वो कौन होंगे, इस बात को भी हमें समझना होगा। ये राज्य उस दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है जिस दौर में हम यूपी में हुआ करते थे, तब हम 19 से 20 विधायक हुआ करते थे। एक ऑन ए कॉन्ट्रेरी लोग कहेंगे कि आप उत्तराखंड को पहाड़ और मैदान में बांट रहे हैं, मतलब आप दोनों एरियाज को अलग अलग देख रहे हैं, बल्कि जबकि ये एक सामूहिक उत्तराखंड है। देखिए, इसमें जो तराई के लोग हैं, जो यहाँ मैदानी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनके सामने भी पहाड़ जैसे ही संकट है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, तराई में रहने वाला मूल निवासी के हक पर भी बाहर से आने वाला व्यक्ति डाकर डाल रहा है। उसकी ज़मीनें वो भी तो खुर्द बुर्द कर रहा है, वो भी ज़मीनें खरीद रहा है। जो हमारा हरिद्वार का गन्ना किसान है, जिसकी आर्थिक स्थिति गन्ने से चलती है, आज तो गन्ना भी खतरे में, उस किसान की अस्तित्व भी खतरे में है। आप देखिए, जो यहाँ के तराई क्षेत्रों के मूल निवासी हैं, उनके सामने भी तमाम तरह के संकट हैं। और तराई जो पहाड़ के बीच जो खाई पैदा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बाहर से आकर तमाम तरह के संसाधन लूटने चाहते हैं, जो कब्जा करना चाहते हैं हमारी। मतलब आपका मैसेज क्लियर है कि तराई के लोग भी हमारे ही हैं। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, चाहे देहरादून के हों, चाहे उधम सिंह नगर के हों, चाहे हरिद्वार के हों, वो स्टेट के पार्ट है साहब, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। बिल्कुल मूल निवासी। उत्तराखंड मांगे भूकानून है, उत्तराखंड मांगे मूल निवास है। ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ मांगे भूकानून है या पहाड़ मांगे मूल निवास है। उत्तराखंड मांगे भूकानून है, उत्तराखंड को मूल निवास चाहिए। हम तो हमेशा से ये कहा है। और जो उत्तराखंड की परिधि में रह रहा है, मूल निवासी है। जो 1950 से हम जो मान रहे हैं कि जो रह रहा था वो मूल निवासी है। तो ये जो बात है कि पहाड़ और मैदान की, ऐसी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, परिसीमन में जो हम कह रहे हैं कि पर्वतीय राज्य की अवधारणा होने का खतरा है। क्योंकि यहाँ अगर सीटें बढ़ेंगी तो यहाँ वो लोग आएंगे जो कुछ ही सालों पहले ही उत्तराखंड में बसे हैं और उन्होंने अपने वोटर कार्ड भी बना दे हैं, उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन भी विधानसभा के अंदर भेज देंगे। तो जो पहाड़ के जो एजेंडे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये हमारे अधिकारियों की लड़ाई है। अगर पहाड़ में अस्पताल नहीं है, दुर्गम क्षेत्रों में अच्छे कॉलेज नहीं है या अच्छे स्कूल नहीं है, तो ये पहाड़ के जो एजेंडे हैं, अगर ये तो हमारी जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही उनका फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 25 साल में पहुंच जाएंगे, आप अच्छे अस्पताल नहीं बना पाए, चाहे वो कम से कम आप मॉडल, एक जिला अस्पताल को तो मॉडल बना दीजिए। मैं कहता हूँ फॉरगेट अबाउट सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एटलीस्ट आप एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मॉडल स्टेट बना दीजिए। वो अभी तक मैं नहीं देख पाऊँ। आप कोई डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल चले जाइए, आप ये नहीं कह सकते ये बड़ा मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसको हम दूसरे जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेम विद एजुकेशन सिस्टम, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आपके पास टीचर्स नहीं है। अगर आपके पास टीचर्स हैं, दे आर मोर इनटू पॉलिटिक्स, कि उनकी अपनी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत सारा दिक्कत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग इससे एग्री करेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए वो टीचर सेंट्रिक है, और जो हेल्थ सिस्टम पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए वो डॉक्टर सेंट्रिक है। मतलब इस माहौल से हम आज तक बाहर नहीं आ पाए। एक आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है वो है मूल निवास का। अब इसका एक टेक्निकल पहलू जो मैं स्टडी कर रहा था, लुसुन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जज का जो फैसला था 17 अगस्त 2012 का, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य बनने के समय या उससे पहले कोई भी व्यक्ति यहाँ का निवासी था तो वो कास्ट सर्टिफिकेट ले सकता है और परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट उसको मिल सकता है डोमिसाइल का। बाद में मैं जब और स्टडी किया उसमें उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। हमारे यहाँ के रविंद्र जुगरान जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच किया था, उन्हीं की पिटीशन में अपहेल्ड कर दिया। अब इसको सरकार किस तरह से देखती, क्योंकि भू कानून पे तो सरकार ने कह दिया कि साहब हम लेके आएंगे, लेकिन मूल निवास पे तो अभी तक कोई संकेत दिया नहीं है। तो लुसुन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, ये इसका एक तकनीकी पहलू है, हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया हुआ है। आपको क्या लगता है सरकार किस तरह से मूल निवास आपको दे सकती है? देखिए, अगर सरकार सीरियस होती उसी समय तो वो फैसले के खिलाफ अपील करती, पर फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गई है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सरकार ने तो सिंगल बेंच जज के फैसले को इम्प्लीमेंट कराया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इसका मतलब है कि इच्छा शक्ति नहीं थी, वो बचना चाह रहे थे। आपको एक और टेक्निकल पहलू बताऊं जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, तब लॉ डिपार्टमेंट ने तत्कालीन सरकार को ये सिफारिश की थी कि इसको इम्प्लीमेंट मत करिए, इसको चैलेंज करिए आप। वो चैलेंज नहीं किया गया और उसको इम्प्लीमेंट करा दिया गया। प्लीज। बिल्कुल। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि तभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम मूल निवासी हैं, हम बोलते हैं कि हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, कागजों में हम स्थायी निवासी हैं, तो हमें तो स्थायी निवास का और हो क्या रहा है इस प्रदेश में, फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो धड़ल्ले से बन रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो स्थायी कास्ट, हम जानते हैं रिजर्वेशन का फायदा मूल स्टेट पे ले सकते हैं, डोमिसाइल स्टेट पे और ले सकते हैं। अदर स्टेट से आए हुए लोग जो ओबीसी हैं वो यहाँ आके प्रमाण पत्र बना रहे हैं, एससी का फायदा ले रहे हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहुत बड़े धड़ल्ले से बन रहे हैं फर्जी तरीके से। अभी हमने डाक विभाग का भी देखा कि जो जोशीमठ में फर्जी 10th और 12th की मार्कशीट बना के लोग आए थे, 90 मार्क्स थे मैथ्स में, और जब उसकी जांच की गई तो वो मैथ्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर पाया, और वो उत्तराखंड में हरियाणा का व्यक्ति डाक विभाग में नौकरी कर रहा था, डाकिया बना हुआ था। तो आप लगाइए कि किस तरह से उत्तराखंड में एक बहुत बड़े लेवल में एक स्कैम हो रहा है, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बन रहे हैं, फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, और जिससे नुकसान हो रहा है उत्तराखंड के जो मूल निवासी युवा है, जो रोजगार में अपना अधिकार चाहता है। तो हो क्या रहा है, उसको भी आपने, जिसके पूर्वजों ने इस हिमालय को खून पसीने से सींचा, कुछ दिन पहले आके फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के इस राज्य में आ जा रहा है, तो आपने उसको भी उस लाइन में खड़ा कर दिया, और जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहा है उसको भी उस लाइन में खड़ा कर दिया, और दोनों एक ही नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए देके बैकडोर से उसी की नौकरी लग जाएगी, और जो हमारा मेहनत कर रहा है युवा है वो पीछे छूट जाएगा। ग्राउंड में तो यही हो रहा है। तो आप देखिए ना कि ये कितना बड़ा खतरा हो गया ये जो फर्जी स्थायी, क्योंकि अगर मूल निवासी, अगर हम जो मूल निवासी है, आपको क्लियर स्टैंड तो करना पड़ेगा कि मूल निवासी है कौन इस प्रदेश का। आप कोई स्टैंड ही नहीं दे पा रहे हैं कि मूल निवासी इस प्रदेश का है कौन। और जिसमें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल क्लियर किया है, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से क्लियर है, लेकिन उसके बाद भी केवल एक सिंगल बेंच के जज के फैसले को राज्य सरकार ने बहुत जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट करा है, उनकी पॉलिटिकल कंपेंशन जो भी रही हो, बट उसने स्टेट का नुकसान किया। तो अब क्योंकि 2013 में मेरे पास वो एग्जैक्ट डेट है, मई 25, 2013 को एक जो समाज कल्याण विभाग का नोटिफिकेशन आया, उसने इस पूरी पिक्चर को बदल दिया। बट ये भी कहा जाता है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस नोटिफिकेशन को अमेंडमेंट करके सामान्य प्रशासन एक बड़ा जियो लाके उसको और क्लैरिफाई करके इस स्थिति को ठीक कर सकता है। बट मूल निवास को लेकर सरकार कोई संकेत नहीं दे रही है। तो अब आप लोगों का क्या सोचना है इस पे? देखिए,
जैसा आपने बताया, लॉ डिपार्टमेंट के सिफारिश से भी इसको लेकर थी कि इसको डबल बेंच में इसको अपील किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार डबल बेंच पे नहीं गई। तो आप सरकार की मंशा को समझ सकते हैं कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको यहाँ उनके अधिकार अपने राज्य में मिले। सरकार को इस बात की चिंता सबसे ज़्यादा है। डबल बेंच पे भी जाने की जरूरत ही पड़ती, अल्टीमेटली पार्लियामेंट एंड विधानसभा सुप्रीम, उनकी पावर सबसे ऊपर होती है। और हम ये कह रहे हैं सरकार मूल निवासियों की परिभाषा तो तय करे, कौन मूल निवासी इस राज्य का है। इतने सालों से, सदियों से जो लोग इस राज्य में रह रहे हैं और जो लोग 15 साल पहले आ गए हैं, आपने उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दिया है। मूल निवासियों में और स्थायी निवासियों में क्या अंतर है? सरकारी नौकरियों में, सरकारी तमाम तरह की सुविधाओं में, तमाम तरह के अवसरों में लाभ दोनों को बराबर मिल रहे हैं। हम सरकार से यही तो कह रहे हैं, ये जो राज्य बनाया गया है, उत्तराखंड जो राज्य बना, पर्वतीय राज्य बना, तो यहाँ तो हमारी अपनी अस्मिता का संकट खड़ा हो गया है। आपने तो मूल निवासियों को, जो 15 साल पहले लोग यहाँ आए, उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया है। इससे हमारे अपने जो रिसोर्सेस हैं, चाहे नौकरी के हो चाहे अन्य तरह के हो, जो इस पर पहला अधिकार हमारे यहाँ के मूल निवासी का होना चाहिए था, उस पर उसको अधिकार नहीं मिल रहा है। फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के तो बहुत सारे मामले हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लाखों की संख्या में बने हैं। यहाँ फर्जी बिल, पानी के बिल बन जाते हैं आसानी से, बिजली के बिल बन जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट आए, रिपोर्ट लिखा सकते हैं। बहुत आसान है फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना। और इस आधार पे यहाँ पर लोग मेडिकल सीटें कब्जा दे रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ कर दे रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई शिक्षक बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे इस प्रदेश में मामले हैं जो इस तरह से सामने आ रहे हैं। जो अधिकार हमारे लोगों के होने चाहिए थे नौकरियों पर, उस पर बाहर से आने वाले लोग डाका डाल रहे हैं। सवाल ये, इतने बड़े स्कैंडल को स्क्रूटनाइज कैसे किया जाए, मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये सही है या गलत है? नहीं, सरकार के पास बहुत सारा अपना बड़ा तंत्र है। सरकार कई तरह से इसमें जांच कर सकती है। हमने सरकार से मांग की है कि जो भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र के मामले, आप देख लीजिए, जो यूपी के लोग कुछ साल पहले इस राज्य में आए हैं या बिहार के अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। जबकि मूल निवास 1950 जो राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, उसमें तो ये पूरा स्पष्ट प्रावधान है, जो जिस राज्य का मूल निवासी होगा उसको ही जाति प्रमाण पत्र अपने राज्य में मिलेगा और रिजर्वेशन का लाभ भी इसी के आधार पर मिलेगा। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ तो लोग हमारे अपने राज्य में ले रहे हैं, जो जिस पर हमारे SC ST या OBC को लाभ मिला था। लोगों को कन्विंस कर पाते हैं इस थॉट प्रोसेस से कि भाई क्या नुकसान हो रहा है हमारा? बिल्कुल, लगातार हम बात कर रहे हैं, मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं। जब भी हमारे रैलियां होती हैं, हम इस बात को लोगों के सामने रखते हैं, कार्यक्रमों में रखते हैं। अब लुसन, एक और बात जो आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि भाई आप लोगों के पीछे कौन है, मतलब आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इतनी भीड़ और इतना सारा जो शक्ति प्रदर्शन है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। मैं आपका रिप्लाई चाहता हूँ। देखिए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उत्तराखंड की जनता सपोर्ट कर रही है। उत्तराखंड आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हमें ये समझना होगा कि उत्तराखंड राज्य की हिस्ट्री क्या रही है। यहाँ कुली बेगार प्रथा के खिलाफ भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए भी आंदोलन हुआ था। यहाँ जो हमारा चिपको आंदोलन था पर्यावरण बचाने को, हमारे जंगल बचाने को लेकर, जो गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन था। उत्तराखंड आंदोलन तो पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक क्षेत्रीय आंदोलन रहा है। तो यहाँ सिर्फ जनता ही सड़कों पे आई है। यहाँ कोई ऐसा नहीं रहा है कि कोई बड़ी शक्तियाँ आपको पीछे से सपोर्ट कर रही हैं। तो वैसे ही ये क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये एक जो जनता आक्रोश में है 24 सालों से, जिन्होंने स्थिति देख ली, जिन्होंने अपने आप को हर क्षेत्र में ठगा हुआ महसूस करा कि उनकी ज़मीनें बिक गई हैं, उनके बच्चों की नौकरियों पे लोग कब्जा रहे हैं, भारी माफिया उनकी ज़मीनें कब्जा रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली। तो एक जो आक्रोश ये आया है फटके बाहर, ये जो जनता की जो सड़कों पे आ रही है, उस हिसाब से आ रही है। बड़े गांव घर घर में अब कानून की बात जब पहुंच गई है, तब जाके जनता सड़कों पे आ रही है। ये एकदम से ऐसे नहीं हुआ है कि यहाँ कुछ आपको बड़ी कुछ सुविधाएं दी गई है। यहाँ स्वतः स्फूर्त जो भी व्यक्ति आ रहा है, अपने खर्चे में अपनी गाड़ी से, कोई दूर से हमने देखा है कि गैरसैंण में जब हमने रैली करी तो ठेठ चंपावत से लोग गैरसैंण में पहुंचे थे। अब जब ऋषिकेश में भी रैली हुई तो गैरसैंण से भी लोग पहुंच रहे हैं, चंपावत से भी पहुंच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रदेश बचाना है। वो भी समझ गए कि ये अभी अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। तो जब जनता जागरूक हो जाती है, तो फिर जो ये सिस्टम है, जो ये सरकारें हैं, ये तमाम तरह से सोचती है कि इनके पीछे कौन है। जबकि उनको खुद अगर कोई पीछे है तो अगर कोई सरकार तो बताए, एक्सपोज करे कि कौन है पीछे।
स्पष्ट देना है। अगर आप पीछे है तो बताएं। हमें तो पता है कि यहाँ तो ये जनता स्वतः स्फूर्त आ रही है सड़कों पे, जनता, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है इस राज्य की, इसलिए वो इतनी बड़ी संख्या में आ रही है। और आपकी जो ये संघर्ष समिति है, ये भविष्य में कोई पॉलिटिकल पार्टी का रूप नहीं लेगी? देखिए, अभी तक संघर्ष समिति जो बनी है हमारी, ये सामाजिक समिति है और जनता की सहयोग से ये समिति चल भी रही है। आगे आगे जनता क्या निर्णय लेती है ये हमें नहीं पता। जनता कहेगी, आपके रास्ते खुले, जनता कहेगी कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़े हो जाइए, आपको अब यहाँ जाना है, अब आप इस दिशा में आगे बढ़िए, तो हम वहाँ जाएंगे कि ये अच्छा मूवमेंट कर रही है, सही दिशा में बढ़ रही है। जनता कुछ और हमसे चाहेगी कि अब आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो हम उस दिशा में जाएंगे। जो भी जनता का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, उसी के आधार पे हम आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है। आपने दो बातें कही लुसुन, यहाँ पर दो बातें आई। एक कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, बट हम किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ खड़े होंगे, जनता अगर हमें कहेगी तो। आप मुझे ये बताइए, और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिकॉज वो बदलाव के वाहक होते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। आप मुझे बताइए लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है, कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में आके एक सिस्टम में बदलाव लाना है, या हमें किसी पॉलिटिकल फोर्स के पीछे खड़े रहना है? देखिए, मैं तो खुद पर्सनली भी चाहता हूँ कि विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आए, पढ़ा लिखा यूथ आए, जो उत्तराखंड के मुद्दों को समझता हो, जो उत्तराखंड के जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ की पर उसको प्लेटफॉर्म चाहिए ना, बिकॉज दोनों लार्जर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ तो वैकेंसी है नहीं, वहाँ ऑलरेडी आपके 60-70 के बीच कई बैठे हुए, वैकेंसी भी नहीं है, वहाँ से मुद्दे भी नहीं उठते हैं, तो हम मानते हैं कि होना चाहिए ऐसा। आप कह रहे हैं कि आपकी संघर्ष समिति भविष्य में एक पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप ले सकती है, आप इसको? मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि जनता के, देखिए जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता ने ये कह दिया कि हमें, हमारी समिति का नाम है भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति, अगर जनता को लगता है कि भू कानून मूल निवास हमें मिल गया है, उचित मूल्य, तो ये समिति स्वतः ही भंग हो जाएगी। उसके बाद जो जनता आदेश देगी, हम मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश भर में, जा जाके कि पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे। उसके बाद जो लोग बोलेंगे, जैसा लोग बोलेंगे, क्योंकि ये जनता का आंदोलन है, तो जनता के आदेश, अगर जनता बोलेगी कि आपको राजनीति में आना है तो राजनीति में आएंगे, अगर जनता बोलेगी कि भू कानून मूल निवास मिल गया है तो समिति भंग। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन है कि आप दोनों भविष्य में किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों से हमारी विचारधारा नहीं मिली है, इसलिए हम कभी राष्ट्रीय पार्टियों के दामन हमने पकड़ा नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां की जो विचारधारा है, हमें लगता है कि वो 24 सालों में उत्तराखंड के मूल मुद्दे जो रहे हैं, जो स्थितियाँ रही हैं उत्तराखंड को हाशिए में पहुंचाने की, तो राष्ट्रीय पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो इसमें तो हमारा क्लियर स्टैंड रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों का जो हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी का रास्ता है और हमारा रास्ता अलग है। ओके मोहित, एक लास्ट सवाल ज़रूर मैं पूछूंगा। आप क्यों मानते हैं कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि यूथ की जो ऊर्जा है, जो उसकी सोच है, वो एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो अपने उत्तराखंड राज्य के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यूथ के पास रिसोर्सेज इतने होते नहीं हैं। अगर कोई पॉलिटिक्स में आना भी चाहता है, वो देखता है जब पॉलिटिक्स आज अलग तरह का खेल हो गया है, तो पीछे हाथ खींच लेता है, यार कि कहाँ से मैं इतने संसाधन जुटाऊंगा, इस तरह के धन बल का उपयोग कैसे कर पाऊंगा। इसलिए हमारा यूथ पॉलिटिक्स में आने से कतराता है। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि यूथ को राजनीति में लाना ही ज़रूरी है। और हम संघर्ष समिति के माध्यम से आने वाले समय में ये कोशिश करेंगे, उत्तराखंड में जो भी यूथ अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको हम आइडेंटिफाई करें, किसी तरह इनको आगे पॉलिटिक्स में लाएं, अपने प्रदेश की बेहतरी करें। ये हमारी इसमें सोच है और हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि यूथ आगे आए, इस पॉलिटिकल सिस्टम जो आज बन गया है इस राज्य में, उसको बदलने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए। ये हमारे इसमें स्पष्ट मत है। लुसुन, एक और बात, जो ये राज्य ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि हम अगले 5 साल में अपनी जीडीपी ग्रोथ को दोगुना करेंगे। अब कोई भी राज्य ये लक्ष्य रखता है, तो जो मैं, जितनी मेरी अर्थशास्त्र की समेत जानकारी है, उसको अपना ग्रोथ रेट 10% से ऊपर ले जाना होगा, तब आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब वो 10% ग्रोथ रेट तब मिलेगी जब आपके पास खूब सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। अब अगेन, अगर आप लोगों के फॉर्मूले से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट लैंड लॉ ले आइए इस राज्य में, तो फिर वो कहेंगे साहब अगर आप एक मजबूत कानून की बात करें तो फिर आप निवेश भूल जाइए,
तो जब आप लोगों की कमेटी में डिस्कशन होता है या जो भी आपके लीगल माइंड्स है, तो आप दिल खोल के बात करते हैं, इन सारे एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं, या आप केवल उसी एस्पेक्ट पे हैं कि हमें अपनी लैंड बचानी है, बाकी हमें नहीं सोचना? नहीं, हम बिल्कुल, देखिए ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल एक खुले मन से चर्चा करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं राज्य आगे बढ़े, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जनता को फ़ायदा मिले, पर हम ये नहीं चाहते कि जनता को उनकी ज़मीनों की सौदेबाजी में या जो उनकी भूमिहीन हो जाएगी उसकी कीमत पर फ़ायदा मिले। हम चाहते हैं कि ओनरशिप किसी भी हिसाब से जो हमारे मूल निवासी हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे काश्तकार हैं, वो ओनरशिप कहीं भी और चली नहीं जानी चाहिए, किसी और के पास नहीं चले जानी चाहिए, और उसके ही दायरे में जो बढ़िया लैंड लॉ हो सकता है वो बनाए रहे। इन्वेस्टमेंट हम भी चाहते हैं, पर इन्वेस्टर आए, ओनर ना बने, पार्टनरशिप में करे, लीज में काम करे, और हमारा जो मूल निवासी है, जो भूमिधर है, उसको भूमिहीन होने का ना खतरा बने। तो हम ओपन माइंड से जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़ेगा जब वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, पर वो इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो उत्तराखंड के जो हमारे भूमिधर है उसको ही भूमिहीन। ओके, एक बात जो मोहित ने उठाई थी वो डिलिमिटेशन को लेकर उठाई थी। अब डिलिमिटेशन का आपने बिल्कुल सही कहा, 40 थी, अब हमारी 6 कम हो गई, 34 हो गई, और आने वाले समय में अगर फॉर्मूला यही रहा, पॉपुलेशन फॉर्मूला रहा, तो हम और नीचे चले जाएंगे। इसका एक रास्ता तो ये हो सकता है कि साहब डिलिमिटेशन का जो आधार है उसे चेंज किया जाए, वो भौगोलिक क्षेत्र बने, और अगर वो भी आप नहीं बना सकते, पॉपुलेशन बना सकते, तो फिर हमारे लोग जो बाहर भी रह रहे हैं, सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं देहरादून में रहा हूँ, लेकिन मेरा आज भी भीमताल में ही मेरा वोटर कार्ड वहीं के एड्रेस में है, मैं वोट देने वहीं जाता हूँ, मैं वहीं सब कुछ करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वही एक रास्ता है। तो आपको लगता है कि इस तरह से भी हम अपने लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, चलो साहब आप बाहर रह रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन आप अपना जो वोटिंग कार्ड है वो वहीं के एड्रेस पे रखिए, ताकि कम से कम हम इस डिलिमिटेशन से जो नुकसान होने जा रहा है वो बच जाए, क्योंकि अगर आपकी राजनीतिक आवाज़ दब गई तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें संघर्ष समिति ने भी तय किया है और हमारा डिस्कशन हो गया है। इसमें भी हम एक अभियान चलाएंगे, जितने हमारे बाहर लोग रह रहे हैं उत्तराखंड से या उत्तराखंड में ही रह रहे हैं, उनका वोटर आईडी अपना गांव में ही हो, ताकि आने वाले समय में जनसंख्या जो लगातार कम हो रही है, जो इस तरह के आंकड़े परिसीमन आयोग के पास जाते हैं, उस चीज़ों से बचा जा सके। जनसंख्या अगर वोटर आईडी कार्ड के तहत ही तय होनी है, तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं वो अपना वोटर आईडी कार्ड अपने गांव में बनाएं, ताकि परिसीमन जो आने वाले समय में होगा उससे जितनी सीटें हमारे अपने गांव में हैं, अपने पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, वो सुरक्षित रहे। इसको लेकर हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं, अब बड़े लेवल पर हम इसको करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, इतनी विस्तार से बात हुई। मैं दोनों को बहुत धन्यवाद भी दूंगा, बिकॉज आप लोगों ने कम से कम एक बीड़ा उठाया, लोगों को जागरूक किया, उन्हें एक सोशल कॉज के लिए इकट्ठा किया, और वो भीड़ दिखती भी है, वो रेप्लिकेट भी होती है कि लोगों के अंदर ये भाव जागृत हो गया, हमें अपनी जल जंगल ज़मीन बचानी है, हमें अपनी पहचान बचानी है। मुझे लगता है कि इस तरह के मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जब जनता वॉचडॉग बन जाती है, जैसे हिमाचल में वहाँ के राजनेता चाहकर भी वहाँ की धारा 118 को नहीं हटा सकते, इसी तरह अगर हमारी जनता भी वॉचडॉग की भूमिका में आ जाए और पॉलिटिशियंस के ऊपर नज़र रखे कि साहब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कहीं हमारे हितों के उसमें तो नहीं जा रहे, कुठाराघात तो नहीं कर रहे, तो वो डर जिस दिन बन जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब दोनों आए, समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो भू निवास और मूल निवास और भू कानून को लेकर हमने मोहित डिमरी और लुसुन दोनों से बात की। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर सरकार बातचीत के रास्ते में आना चाहती है, बातचीत के लिए तैयार है, वो अपना ड्राफ्ट सरकार को देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं इस राज्य का विकास भी हो, यहाँ के ग्रोथ रेट भी बढ़े, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है कि यहाँ भूमि का मालिक जो है वो लैंडलेस ना बन जाए, वो उनकी सबसे बड़ी चिंता। हमारी कृषि ज़मीन भी बचे, और अल्टीमेटली जितने भी उत्तराखंडी हैं वो सबका एक ही सपना, हमारा राज्य नंबर 1 बने। लेकिन बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी ज़मीन बचानी है, हमें अपने अस्तित्व को भी बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।